हाय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कक्षा में। और हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन करते हुए, जिसमें हम लोग समानता स्वतंत्रता के अधिकार को देख चुके हैं। हाँ जी, जिसको पढ़ने के क्रम में हम लोग उन अनेक पहलुओं पे डिस्कस किए जो हमारे लिए जरूरी होता है। मतलब कि जितना हमारे परीक्षा के लिए रिलेवेंट था, उन सारे पहलुओं में बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करते हुए, मतलब क्रमवार तरीके से आए हुए हैं ना। तो इस क्रम में हम लोग अब पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। हाँ जी, आर्टिकल 23 और 24, ठीक। मतलब इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध एक व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ जी, इसमें लिखो आप अनुच्छेद 23। इसमें लिखो आप मानवीय दुर्व्यापार बलात्श्रम एवं बेगार पर प्रतिबंध, ठीक। हाँ जी, मतलब किसी व्यक्ति के साथ, मतलब कि जैसे कि मानवीय, अभी देखेंगे हम लोग इन सारे पहलुओं को। आर्टिकल 23 में ही लिखा है कि मानवीय दुर्व्यापार बलात्श्रम एवं बेगार पर प्रतिबंध। मतलब किसी के साथ आप मानवीय दुर्व्यवहार, मतलब किसी व्यक्ति का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप व्यापार करने के लिए और सारी चीजें बनी हुई हैं, आप किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति या किसी महिला की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। ये आपका अधिकार नहीं है। और ये जो अधिकार है वो ये अधिकार सभी व्यक्तियों एवं राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मतलब ये जो अधिकार है, ऐसा नहीं कि बस राज्य के विरुद्ध ही गारंटी देता है, ऐसा नहीं है। ये अधिकार सारे व्यक्तियों के विरुद्ध आपको गारंटी देता है कि अगर कोई व्यक्ति मानव का व्यापार करता है या मानव से जुड़ी खरीद बिक्री करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाएगा। और बलात्श्रम मतलब बधुआ मजदूरी पे रोक। हाँ, मतलब किसी के इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो आप, उसकी इच्छा नहीं है उस व्यक्ति की और आप उससे काम करवा रहे हैं, तो इस पे प्रतिबंध लगाता है। और बेगार मतलब यह एक विशिष्ट, मतलब एक भारतीय एक परंपरा थी या भारतीय व्यवस्था थी, जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार जो होते थे, जो किसी क्षेत्र के जमींदार होते थे, हाँ, वो अपने नौकरों, जैसे उनके जो नौकर होते थे, या तो उनसे जो उधार ले लेते थे, मतलब उनसे बिना भुगतान किए, मतलब उनको बिना पैसा दिए ही वो काम करवाते थे, तो उस पे निषेध लगाता है, उस पे प्रतिबंध लगाता है। चलिए आज देखते हैं ना विस्तार से हम लोग इसको। तो मानवीय दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है? मानवीय दुर्व्यापार, इसमें आप देखो तो इसमें पुरुष, महिला एवं बच्चों की
वस्तु के समान खरीद बिक्री। ठीक। देन सेकंड, महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक दुर्व्यापार। ठीक, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। थर्ड, एक प्रथा है देवदासी या दास। जैसे कि मानवीय दुर्व्यापार है। मानवीय दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है? किसी पुरुष, मतलब कि आप किसी पुरुष, अगर कोई पुरुष है या कोई महिला है या कोई बच्चा है, आप उसकी वस्तु के समान, जैसे किसी मार्केट में कोई वस्तु मिलती है, आप उसके समान किसी पुरुष और महिला और बच्चे की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वस्तु के समान आप किसी भी पुरुष या किसी भी महिला या किसी भी बच्चे की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। मानवीय दुर्व्यापार में प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23 ना। तो अनुच्छेद 23 के साथ मानवीय दुर्व्यापार में आप किसी पुरुष, महिला, बच्चे की वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं आप। या थर्ड, सेकंड की महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी महिला और बच्चों के साथ अनैतिक, मतलब कि किसी या महिला की आप खरीद बिक्री करके आप उसको वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं कर सकते हैं। इस पे प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। हाँ जी। देवदासी, एक देवदासी प्रथा प्रचलित थी कि, मतलब साउथ इंडिया में एक देवदासी प्रथा प्रचलित थी कि वहां पे जो लड़कियां होती थी वो देवदासी बनती थी। और देवदासी मतलब कि मंदिरों में, मतलब वो अविवाहित रहती थी पूरी जिंदगी और वो मंदिर की सेवा करती थी। और वो कभी समाज के या कभी समाज के बीच नहीं आती थी। वो बस मंदिर में ही उनकी जिंदगी गुजर जाती थी। तो देवदासियों के साथ भी बहुत सारे अनैतिक उनके शोषण होते थे, जिसमें यौन शोषण भी शामिल था। और हाँ जी, मतलब देवदासियों के साथ वहां पे अनैतिक व्यवहार होता था, जिसमें यौन शोषण भी शामिल था। तो इस पे भी प्रतिबंध लगाता है। और दास मतलब कि किसी व्यक्ति को आप दास बना ले रहे हो, खरीद ले रहे हो उसको, और उसके साथ मतलब उसको अपनी पूरी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग आप उससे काम करवा रहे हैं। तो हाँ जी, इस पे भी लगाम कसता है अनुच्छेद 23। हाँ। और बिगाड़ से क्या मतलब है? बिगाड़ से अभिप्राय, यह एक भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार मतलब बेगार से अभिप्राय एक मतलब ये भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत
जो क्षेत्रीय जमींदार होते थे, जैसे किसी क्षेत्र का कोई जमींदार है, वहां पे वो नौकर रखा है। हाँ, मतलब उनके यहाँ कोई नौकर काम करता है और उससे वो अपने खेत में पूरा काम करा रहे हैं और उसको उसके लिए कोई भुगतान नहीं कर रहे, उसके लिए कोई पैसा नहीं दे रहे, उसको फ्री में करवा रहे हैं। हाँ, या कोई व्यक्ति है, गांव से आता है, छोटा सा घर इसका, और छोटा सा घर है और गांव की परिस्थिति आप जानते ही हैं कि लोगों के पास भारत में आर्थिक असमानता बहुत थी, पहले भी थी, आज भी बहुत है। तो लोगों को उधार की जरूरत पड़ जाती है, तो इनसे गए जमींदार से उधार लेने। छोटे से इनका छोटा सा घर है, हाँ, और छोटा सा खेत भी है, तो इनको कुछ कम पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया इनके घर पे, तो ये चले गए इनसे, थोड़ा सा सोचे कि जमींदार से कर्ज ले लें। जैसे ही कम जमींदार से कर्ज लेके आते हैं तो जमींदार बोलता है इनको रिटर्न, भाई साहब एक खेत बचा है मेरा, हाँ, आपको यहाँ व्यवस्था जा रही है कि आप आइए यहाँ और काम करिए, लेकिन आपको इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था का बिल्कुल प्रतिषेध हो गया ना, मतलब ऐसी व्यवस्था मान्य नहीं है, ये गलत है। इसके खिलाफ आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, ये व्यवस्था करके दी है हमारे संविधान निर्माताओं ने। समझ में आया कि बेकार से बुरा एक मतलब और कोई क्षेत्रीय जमींदार मतलब जो होता था, कभी कभी अपने नौकरों से उधार लेने के लिए, मतलब नौकरों या उधार लेने वालों से बिना पैसे के काम कराता था। तो क्या है, वे भी निषेध है, मतलब इसमें भी प्रतिबंध है। खत्म। हाँ जी। तो बलात्श्रम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। बलात्श्रम बलात्श्रम बधवा मजदूरी लिख लो अब इसको। मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम कराना। जैसे कि किसी के साथ न्यूनतम मजदूरी से कम में काम करा लेना। ठीक, मतलब बलात् और बधवा मजदूरी, मतलब बलात्श्रम से किसी व्यक्ति की इच्छा, मतलब उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई काम करना है, और उस व्यक्ति के साथ बलपूर्वक या शारीरिक दक्षता या शारीरिक क्षमता के आधार पर उस व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। मतलब उस व्यक्ति का कोई मूड नहीं है, उसका मूड है कि आज मैं अपने बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन उसके साथ शारीरिक बल के आधार पे जबरदस्ती बलपूर्वक उस व्यक्ति को काम पे लगाया जाता है। हाँ, मतलब शारीरिक, और इसमें मतलब कानूनी भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को आप कानून में बात नहीं कर सकते, कानूनन भी। हाँ, जबरदस्ती काम करवाने के लिए आप, और इसमें आर्थिक परिस्थितियों को भी शामिल किया गया, जिसमें आप किसी व्यक्ति को, जैसे कि आप कोई ऐसी उसके रोजमर्रा की स्थिति में या दिन प्रतिदिन की जो उसकी दिनचर्या है उसमें आप बाधा नहीं डालेंगे आर्थिक स्थिति के आधार पे कि हाँ कोई आर्थिक आधार बना के उस व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाया जाए। हाँ ठीक, और इस संबंध में हमारी संसद कानून भी बनाती है जिसमें कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
1948। मतलब आप एक न्यूनतम मजदूरी सेट की जाएगी और उस मजदूरी से कम आप नहीं दे सकते, मतलब वो न्यूनतम मजदूरी होगी। हाँ, हर स्टेट में अलग अलग है। हाँ, और इसमें बंधुआ मजदूरी अधिनियम भी बनाया गया संसद द्वारा। एक और अधिनियम है, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक, लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि अगर सरकार द्वारा, अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जैसे कोई सैन्य उद्देश्य हो या किसी कोई सामाजिक उद्देश्य हो या कोई सार्वजनिक उद्देश्य हो, उसके लिए आरोपित की जा सकती है, किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है कि अगर भाई युद्ध छिड़ गया तो सरकार आपसे कुछ मतलब फ्री में काम करवा सकती है, आपको बिना कोई भुगतान किए। आपको हम कोई पैसा नहीं दे रहे, अभी सरकार बोलेगी कि अभी हम आपको कोई पैसा नहीं दे रहे और अभी आपको ये काम करना पड़ेगा। मतलब सरकार बोलेगी कि अभी यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है और यहाँ पे सैनिक हमारे हैं, ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर है, ठीक है, हाँ ऐसा ही बॉर्डर है, समझ लो आप कि यहाँ पे सैनिक अपनी इधर फायर कर रहे हैं। हाँ ठीक, और यहाँ पे आप हो, यहाँ पे समाज है, यहाँ पे देश है, तो यहाँ पे लोग हैं, तो यहाँ से सरकार बोल सकती है कि आप इनको कुछ जरूरी चीज़ों को मुहैया कराओ। यहाँ पे आप अपना अनाज दे दो, है ना, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा आप काम करो, इनको यहाँ पहुँचाओ कुछ। तो सैन्य मतलब अगर कोई सैन्य चीज़ है, जैसे सैन्य अभ्यास, कोई सैन्य मतलब सैन्य से जुड़ी कोई गतिविधि है या कोई समाज से या कोई सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, तो आपसे सरकार काम करवा सकती है। किसी विशेष परिस्थिति में मानव दुर्व्यवहार मतलब वेश्यावृत्ति को भी प्रमोट किया जा सकता है, जैसे कि हाँ जी, किसी विशेष परिस्थिति में, मैं बोला कि किसी विशेष परिस्थिति में वेश्यावृत्ति को भी प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि कोई सैनिक है, जैसे कोई सैनिक है और किसी देश में आए हुए हैं, तो यहाँ पे आए हुए हैं, तो कोई सैनिक यहाँ पे 3 साल के लिए आए हुए हैं, 4 साल के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा एक बार की बात है, हाँ जी, मतलब एक बार यहाँ पे इंग्लैंड के सैनिक आए हुए थे भारत में, तो उस टाइम पे भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं को प्रपोर्ट किया जाता था वेश्यावृत्ति के लिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, मे बी। हाँ ठीक, अब लिखो इसको। यदि सार्वजनिक सेवाओं या सैन्य सेवाओं की आपूर्ति या उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा कोई सेवा
कोई सेवा लगाई या आरोपित की जा सकती है। मतलब कि आर्टिकल 23 का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन इसमें किसी विशेष धर्म, मतलब विशेष धर्म, मूल वंश, जाति इत्यादि के आधार पे भेदभाव वर्जित है। ठीक, मतलब कि आर्टिकल 23 का कुछ परिस्थितियों में अपवाद है। सैन्य सेवाओं के लिए या सार्वजनिक सेवाओं के लिए सरकार द्वारा आप पे सेवा लगाई जा सकती है, आप पे सेवा मतलब आपके लिए बाध्यकारी बनाई जा सकती है। लेकिन यह किसी विशेष धर्म, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी विशेष, मतलब कोई विशेष धर्म का व्यक्ति है, कोई किसी मूल वंश या कोई किसी विशेष जाति का है, मतलब आदि, हाँ, या किसी विशेष लिंग, हाँ, तो मतलब इत्यादि के आधार पे भेदभाव वर्जित नहीं है। मतलब इत्यादि के आधार पे भेदभाव वर्जित है। हाँ, हाँ जी, मतलब कि अनुच्छेद 23 सही कहता है कि मानवीय दुर्व्यापार, बलात्श्रम एवं बेगार श्रम पे प्रतिबंध लगाता है। लेकिन हालांकि कुछ सार्वजनिक सेवाओं में सैन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा यह सेवा आप पे आरोपित की जा सकती है। हालांकि आर्टिकल 23 का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन आर्टिकल किसी विशेष परिस्थिति में, मतलब सार्वजनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए, लेकिन वो किसी व्यक्ति के साथ किसी धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, क्षेत्र, मतलब इत्यादि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य आपसे कि आप इस धर्म के हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और इनको पैसा मिलेगा, आप इस जाति के हो तो इनको पैसा मिलेगा, इनको पैसा नहीं मिलेगा, इनके ऊपर ये सेवाएं आरोपित की जा रही हैं, आपके ऊपर ये नहीं की जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, ठीक। इसमें लिखो आप अनुच्छेद 24, लिखेगी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक, मतलब डेंजरस, हाँ, जैसे मैं अग्नि, भट्ठी, चिमनी, फैक्ट्री तथा खानों में नहीं लगाया जा सकता। हालांकि
यह निर्दोष कार्यों में नियोजन पर प्रतिषेध नहीं। मतलब अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने मतलब खतरनाक कारखानों मतलब डेंजरस फैक्ट्री खतरनाक कारखानों जिसमें अग्नि भट्टी है, कोई चिमनी है ना, कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसी खान है, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता या उनको 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि यह निर्दोष कार्य में प्रतिबंधित नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है कि मतलब एक व्यक्ति है, इसकी चाय की दुकान है, छोटी सी चाय की दुकान है, और उसका बच्चा है मतलब 13 साल का लड़का है, और कभी कभी आ जाता है, मतलब कभी आ गया यहाँ पे, छुट्टी का दिन है, हाँ गर्मी की छुट्टी हुई है और कभी कभी यहाँ पे आ गया और कभी आके थोड़ी बहुत हेल्प कर दी यहाँ पे, तो निर्दोष का मतलब ऐसे कार्यों के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है। हाँ तो यही, हालांकि निर्दोष कार्यों के लिए, निर्दोष कार्यों के नियोजन में प्रतिबंध नहीं लगता है, मतलब प्रतिषेध नहीं करता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। हाँ जी ठीक, मतलब इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब खतरनाक कारखानों जैसे कि अग्नि भट्टी होगी, चिमनी, फैक्ट्री या कोई भी जो खतरनाक हो, जिसमें खतरे की संभावना हो, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता। हालांकि निर्दोष कार्यों में मतलब या निर्दोष कार्यों के नियोजन में प्रतिषेध नहीं करता, उससे प्रतिबंधित नहीं करता है। हाँ देखिए इसमें कि इसमें सरकार द्वारा अनेक विधियों का, इसमें मतलब सरकार द्वारा इसके बाद अनेक विधियों का निर्माण किया गया, जिसमें बाल श्रम, प्रतिबंध या नियंत्रण अधिनियम 1986 इसमें कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, इसमें सरकार द्वारा 16 प्रकार के कार्य बताए गए थे। 16 प्रकार 16 के कार्यों के नियोजन में प्रतिषेध करता है। मतलब बाल श्रम संरक्षण अधिनियम या बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम बनाएगा, ठीक है। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम या बाल श्रम प्रतिबंध नियंत्रण अधिनियम, बाल श्रम प्रतिबंध नियंत्रण अधिनियम 1986। मतलब इसमें यही है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जो मतलब इसमें 16 प्रकार के कार्य बताए गए हैं, इन 16 प्रकार के कार्यों में नियोजन नहीं किया सकता। मतलब जो 16 प्रकार के कार्य होंगे वो राज्य निर्धारित किया है। अब बस इतना याद रख लो कि 16 प्रकार के कार्य हैं जो जिसमें नियोजन में प्रतिषेध करता है। मतलब उसमें आप उस कार्य में बच्चों को 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उसमें आप नहीं लगा सकते हैं।
और इसके लिए 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत, इसमें मतलब के तहत बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग बनाया गया। 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत बालकों के अधिकारों के मतलब जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग बनाया गया, जिसके तहत किसी भी समस्या का तत्काल निवारण हो सके और बालकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। हाँ जी, मतलब उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए 2005 में राष्ट्रीय आयोग बनाया गया ना, एवं राज्य आयोग। हाँ जी, वो केवल बाल अधिकारों से ही संबंधित होंगे, बालकों के अधिकारों से ही संबंधित, मतलब इनके लिए विशेष अधिकार मतलब विशेष आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय मतलब इनके लिए बाल राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग। हाँ, ठीक। देखिए इसमें कि 2006 में घरेलू कार्यों को खतरनाक श्रेणी के कार्यों में शामिल किया गया। मतलब 2006 में एक प्रावधान किया कि जो घरेलू कार्य होते हैं उनको भी खतरनाक श्रेणी के कार्यों में शामिल किया गया, यानी कि घरेलू कार्य मतलब जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको घरेलू मतलब कार्य भी नहीं कराए जा सकते। हाँ, 2006 में घरेलू कार्यों को भी खतरनाक श्रेणी में डाल दिया गया। जैसे कि हमने देखे थे कि बाल प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत 16 कार्यों को खतरनाक श्रेणी में डाला गया था। मतलब पहले देखे थे कि अगर कोई मतलब किसी निर्दोष कार्य के लिए उपबंधित नहीं करता, लेकिन 2006 में घरेलू कार्यों को भी, जैसे जो घरेलू कार्य होते हैं, जो घर का कोई काम होता है, मतलब घरेलू कार्यों में मतलब घरेलू कार्यों को भी खतरनाक श्रेणी के अंदर मतलब खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो 2006 में घरेलू कार्यों को भी खतरनाक श्रेणी के कार्यों में शामिल किया गया। हाँ जी, हाँ,
और उसके बाद लिखिए इसको थोड़ा सा कि 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। हाँ, इसके अनुसार पंद्रह वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को किसी उद्यम में तभी कार्य पर लगाया जा सकता जब किसी चिकित्सीय के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो। और उसे केवल उस बच्चे को केवल और उसे केवल 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा कार्य पर रखा जा सकता है। लेकिन रात में नहीं। मतलब 1948 का फैक्ट्री अधिनियम यही कहता है कि किसी मतलब कोई बच्चा हो, जैसे कोई जो 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच में हो, जिसकी आयु मतलब 15 वर्ष या 18 वर्ष के बीच हो, उस बच्चे को किसी उद्यम में मतलब किसी भी काम में या किसी भी फैक्ट्री में तभी कार्य पे लगाया जाए जब चिकित्सक द्वारा प्रमाण हो, मतलब किसी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो कि हाँ मतलब किसी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, प्रमाण पत्र ना, प्रमाण पत्र दिया गया हो। हाँ, उसे केवल मतलब 4.5 घंटा कार्य पे लगाया जा सकता है, लेकिन उसको भी रात में नहीं लगाया जा सकता, दिन में लगा सकते हो 4.5 घंटा। हाँ, मतलब 1948 का फैक्ट्री अधिनियम यही कहता है कि जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनको आप किसी उद्यम में तभी कार्य पे लगा सकते हैं जब किसी डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया उसको, और उसके बाद भी आप केवल उस बच्चे को बस 4.5 घंटे के लिए ही कार्य पे लगा सकते हैं, और वो भी रात में नहीं लगा सकते आप। हाँ, ठीक। अब लिख लो सबसे लेटेस्ट कि बाल श्रम संशोधन 2016, इसमें 1986 के मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया। मतलब 1986 में बस बाल था, इसमें बाल एवं किशोर भी शामिल कर लिया गया। हाँ, बस और सारे प्रावधान हुई है। हाँ, लेटेस्ट अमेंडमेंट है ना। तो
देखना था इसको, ठीक। थैंक यू सो मच गाइस, और जय हिंद। और आप अपनी कमियों को डेफिनेटली सजेस्ट करें, और डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व दैट, और उन कमियों को मैं दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच मित्रों, जय हिंद।